नमस्कार दोस्तों। 156(3) सीआरपीसी से कोई भी व्यक्ति एफआईआर दर्ज करवाने के लिए प्रार्थना पत्र तब देता है जब उसकी एफआईआर त्वरित रूप से थाने पर दर्ज नहीं होती है, जिले के एसपी को एप्लीकेशन देने पर भी दर्ज नहीं होती है, या थाने पर एफआईआर दर्ज नहीं होती है, जिले के एसपी को प्रार्थना पत्र दिया जाता है, तब तक काफ़ी डिले हो जाता है और पता चलता है कि उसके बाद भी एफआईआर रजिस्टर्ड ना हो। फिर आप 156(3) सीआरपीसी में प्रार्थना पत्र दें, 4 महीने 6 महीने तक पता चले उस प्रोसेसिंग ही चलती रहे, इसकी प्रोसेस चलता रहे, तो क्या उसका भी प्रभाव वही होता है? तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ इस विषय पर जानकारी कि क्या जो एफआईआर कुछ सेक्शंस में त्वरित रूप में दर्ज नहीं होती है, उसका प्रभाव क्या होता है। ऑलरेडी प्रैक्टिकली एक केस के ऊपर ये मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो आपको अगर ये जानकारी पूरी चाहिए तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा कि क्या प्रभाव पड़ता है किसी मैटर में अगर एफआईआर सीधे दर्ज नहीं हो जाती है, भले ही मामला जघन्य प्रकृति के अपराध से संबंधित क्यों ना हो। फ्रेंड्स, ये घटना है वर्ष 2012 की। एक व्यक्ति की बहन को उसके ससुराली जन मार देते हैं। उनके ऊपर आरोप यह होता है कि दहेज की मांग कर रहे थे और इसलिए उन्होंने दहेज की मांग करते हुए उस महिला का गला घोंटकर, गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। ससुराली जनों का कहना यह होता है कि उसको फिट्स की प्रॉब्लम थी, मिर्गी के झटके आते थे, इस वजह से वह बाहर गई थी। बारिश का मौसम था, उनके गांव में बाढ़ आती थी और वहां पानी में डूबने से उसकी मृत्यु हो गई। दोनों परिवारों की सहमति से उसका दाह संस्कार कर दिया गया, कोई पोस्टमार्टम नहीं करवाया गया। लेकिन घटना के एक दिन बाद, मतलब जो कहा जाता है कि जिस दिन की घटना थी उससे एक दिन बाद, लड़की का भाई एक प्रार्थना पत्र देता है संबंधित थाने पर, यह कहते हुए कि मेरी बहन की हत्या कर दी गई और उसका शव गायब कर दिया गया। हमें इसके संबंध में गांव वालों से जानकारी मिली, उसका यह आरोप था। पुलिस थाने पर उसकी एफआईआर दर्ज नहीं होती है। जिले के एसपी को वह प्रार्थना पत्र देता है, 5 दिन डिले एफआईआर दर्ज होती है। एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाती है। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। इन्वेस्टिगेशन में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, क्योंकि ऑलरेडी पुलिस ने पहले ही एफआईआर दर्ज नहीं की थी, मतलब सीधे थाने पर एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी, जिले के एसपी के पास एफआईआर दर्ज हुई थी। कुछ बयान रिकॉर्ड किए जाते हैं जिसमें कहीं ना कहीं टेम्पर किया जाता है ऑलरेडी विवेचना अधिकारी के द्वारा, क्योंकि इस मामले में फाइनल रिपोर्ट लगानी थी, ये पहले से ही माइंड मेकअप हो गया था। एक डॉक्टर का बयान लिया जाता है कि मेरे पास से उसका इलाज चल रहा था और वो काफ़ी समय से उसका इलाज चल रहा था। जो डिजीज थी उसकी मदर, उसकी भाभी का भी बयान लिया जाता है, उसमें यह कह दिया जाता है कि इसको फिट्स की प्रॉब्लम थी, मतलब मिर्गी के झटके आते थे और अक्सर बेहोश हो जाया करती थी एक आध साल में। इन सभी आधार पर इस केस पे फाइनल रिपोर्ट लगा दी जाती है। जो डिजीज थी उसका भाई फाइनल रिपोर्ट लगने के बाद प्रोटेस्ट एप्लीकेशन डालता है। प्रोटेस्ट एप्लीकेशन में कोर्ट एज ए कंप्लेंट उस मैटर को पंजीकृत कर लेती है। इसके बाद केवल हस्बैंड को कोर्ट के द्वारा तलब किया जाता है। जब 200 और 202 सीआरपीसी की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, उसके बाद 204 सीआरपीसी में जब याचिका जारी की जाती है तो केवल हस्बैंड को तलब किया जाता है और अन्य 5 आरोपी जिनका नाम एफआईआर में था उनको कोर्ट के द्वारा बाहर कर दिया जाता है कि यह आगे ड्यूरिंग सात, मतलब एविडेंस जब क्या होगा तब इनकी तलबी के ऊपर विचार किया जाएगा। डिजीज का भाई रिवीजन फाइल करता है। सेशन कोर्ट रिवीजन में आदेश करती है कि इस मैटर को दोबारा से रिकंसिडरेशन के लिए सीजीएम के पास भेज दिया जाता है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास में। रिकंसिडरेशन में सीजीएम उस मामले में पूरी तरह से उसको सुनते हैं। इसके बाद एक नए सिरे से आदेश पारित करते हैं और उसमें 304B, 498A, 120B, यानी हस्बैंड के बाद अन्य आरोपियों पर यह की जिन्होंने षड्यंत्र रचकर उसकी हत्या कर दी, सबकी तलबी हो जाती है। 2012 की घटना है, आज भी ये मैटर अभी तक पेंडिंग चल रहा है। पुलिस ने अगर इसमें मान के चलिए फाइनल रिपोर्ट नहीं लगाई होती तो उसका प्रभाव कुछ अलग होता। कंप्लेंट केस पंजीकृत हो जाने के बाद ऑलरेडी इसमें
3 एक्यूज्ड को एंटीसिपेटरी बेल मिल गई 304 बीआईपीसी के अपराध में। इसी आधार पर कि जो 161 सीआरपीसी यानी 161 सीआरपीसी में जो बयान रिकॉर्ड किया गया था डिजीज की मदर का और उसकी भाभी का, उनके बयान के आधार पर एंटीसिपेटरी बेल में जमानत दे दी गई 3 अभियुक्तों को। तो फ्रेंड्स, मेरे कहने का मतलब है कि कुछ जघन्य प्रकृति के अपराध, कुछ गंभीर प्रकृति के अपराध जिनमें त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए, एफआईआर रजिस्टर्ड होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, आरोपियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए, अगर ऐसा नहीं होता है तो उसमें कहीं ना कहीं भले ही जिले के एसपी के आदेश पर इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई थी, उसका वह बल नहीं रह जाता है। किसी भी लूट की वारदात में किसी व्यक्ति का मान लीजिए घड़ी, मोबाइल, पर्स छीन लिया जाए, पैसे छीन लिए जाए, अब अगर उसकी थाने पर एफआईआर रजिस्टर्ड ना हो और वो 156(3) सीआरपीसी में प्रार्थना पत्र दे, जिले के एसपी ने भी कोई कार्रवाई नहीं की थी इसके बाद, तो पता चलता है 6 महीने बाद एफआईआर रजिस्टर्ड होगी, तो ऐसे मामलों में क्या होगा? आरोपी तो अपना काम कर चुके, उन्होंने सब कुछ गायब कर दिया, पैसे से लेकर अंगूठी तक सब कुछ गायब हो जाएगी, अंगूठी गला दी जाएगी, मोबाइल कहीं ना कहीं पार्ट टू पार्ट उसके सारे अलग कर दिए जा सकते हैं। ऐसा ऑफेंस होता रहता, अपराध होता रहता, अपराधी करते रहते हैं। तो उस सिचुएशन में भले ही किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी हो जाए, लेकिन उसका वह बल नहीं रहेगा जो त्वरित कार्रवाई में होता है। तो फ्रेंड्स, ऐसे सेक्शंस में आपको पैरवी करनी चाहिए, ऐसे अपराधों की पैरवी करनी चाहिए कि इस पर त्वरित कार्रवाई में पुलिस तुरंत एफआईआर दर्ज करे और कार्रवाई त्वरित हो, क्योंकि डिले कार्रवाई अगर होगी तो उसका लाभ मिलना एक्यूज को तय है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि अगर ये जानकारी आपको पसंद आई है और आपको इस जानकारी से कोई लाभ मिलने की संभावना है, वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर आगे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखें, ताकि समय से आपको जो भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड होते हैं उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।